11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो ये आज हम देखने जा रहे हैं। इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो हम इसमें देखेंगे। पहला प्रश्न आप देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? उत्तर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक के द्वारा रोजमर्रा के फैसले तथा सरकार चलाने में सीधे भाग लिया जाता है। इसका उदाहरण है ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के सदस्य आदि का चुनाव। ठीक है। प्राचीन यूनान के नगर में राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। यानी प्राचीन यूनान के जो नगर हैं वे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। ये उस समय हुआ करता था जब जनसंख्या कम हुआ करती थी, तो लोग एकदम डायरेक्टली जो है सरकार के काम काजों में अपना योगदान दे सकते थे, वो सरकार चलाने में भाग ले सकते थे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं और यही प्रतिनिधि किसी एक को शासनकर्ता चुनते हैं। अभी देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे भारत में है। भारत में क्या है कि हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं ना। जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या होता है, हम सांसद चुनते, वो सांसदों का ग्रुप मिलकर अपने में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुन लेता है, यानी शासन करता या फिर शासन का प्रमुख चुन लेता है। प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए ही लोग जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को महत्व देते थे। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। हालांकि आज के टाइम पे जब आप आगे की क्लासेस में राजनीति पढ़ेंगे, बीए या फिर एमए में, तब आप उसमें देखेंगे कि जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पे अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वहाँ पे लोग सीधे कार्रवाई में भाग लेते हैं। कुछ भी अगर सरकार को बिल पास करवाना होता है तो उसके लिए वो जनता से पूछते हैं। जनता का उसमें वोटिंग बहुत ज़रूरी हो जाए। जैसे भारत में जब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से बिल पास होता है पार्लियामेंट में, तो आप देखेंगे कि उसमें पहले लोकसभा में पारित करना है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो बिल कानून बन जाता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में क्या है, वहाँ पे वो लोग लोकसभा राज्यसभा जैसा उनका अपर हाउस लोअर हाउस तो है, लेकिन साथ ही वहाँ के लोग भी उसमें प्रत्यक्ष रूप से भूमिका अदा करते हैं। किसमें? किसी भी कानून को बनने में या किसी भी सरकारी निर्णय में। और तीसरा क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है? देखिए, अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लोकतंत्र के लिए उन्होंने परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन है। ठीक है। अब इसका इंग्लिश फॉर्म भी आप देख लीजिए, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन या चुनाव किसे कहते हैं? ये मैंने एक शॉर्ट में भी आपको बता रखा है, आप जाके शॉर्ट चेक कर सकते हैं। चुनाव क्या होता है? इसका आंसर है, जनता के द्वारा एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया चुनाव या निर्वाचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है? लोकतंत्र में चुनाव का महत्व निम्नलिखित है। ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है। ठीक है। वर्तमान राष्ट्र राज्यों में चुनाव के अतिरिक्त कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे जनता शासन में भाग ले सके। यानी लोकतंत्र का अगर हम यहाँ पे महत्व की बात करें तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे जनता सरकार चलाने में भाग ले सकती है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही तो चला रही है। जनता का मन है वो उसको चुने। ठीक है। तो ये लोकतंत्र की पहली विशेषता है। चुनाव से आम जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। चुनाव से आम जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है। किसका? लोकतंत्र का। दूसरा महत्व अगर हम देखिए, चुनाव के कारण जनता के प्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यानी चुनाव होता है ना, लोकतंत्र है तो उसमें क्या है, जो नेता लोग हैं जिनको चुना गया है वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर अब की बार काम नहीं किया तो अगली बार हमें नहीं चुना जाएगा। तो लोकतंत्र इस मायने में भी अच्छा है। चुनाव के डर के कारण जनता के प्रतिनिधि जनमत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते। तो जो जनमत होता है या फिर आप कह सकते हैं जो बहुसंख्यक होते हैं, उनके खिलाफ वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अपने वोट बैंक के लिए वो कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो उनके वोट बैंक को कम करे। भारत में चुनाव व्यवस्था। अब हम भारत में चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भारत की चुनाव व्यवस्था कौन संभालता है? चुनाव आयोग। ठीक है। इसको अनुच्छेद 324 से 329 तक बताया गया है चुनाव आयोग के बारे में। तो भारत में चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत आता है। ठीक है। चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका जिक्र है तो इसलिए ये संवैधानिक संस्था है, जिसका कार्य चुनाव की प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों पर शांतिपूर्ण तरीके से वो सुचारू रूप से संपन्न करना है। देखिए, अब इसका मतलब समझिए, चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव की प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों पर, यानी अलग अलग टाइप के चुनाव होते हैं ना, जो भी जिस भी तरह का चुनाव होता है उसको कंडक्ट कराने का काम चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। और ये शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, सुचारू तरीके से होना चाहिए। इस सब की भी वो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव का अर्थ क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया चुनाव कहलाती है। ठीक है।
चुनाव आयोग का स्वरूप। भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्य है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एवं कार्यविधि। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पे? मंत्रिमंडल की सिफारिश पे। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तथा 65 वर्ष जो पहले होता है। ठीक है। कितना होता है? 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, या फिर अगर उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है तो उतने में वो रिटायर हो जाता है। जबकि अन्य आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 वर्ष जो पहले का होता है। यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो तो 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है, और अगर वो 65 वर्ष का हो गया तो वो रिटायर हो जाता है। जबकि जो 2 अन्य आयुक्तों की बात मैंने आपसे की, वो जो है 62 वर्ष की उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए भी हटाए जा सकते हैं। अभी आगे चल के आपको मैं महाभियोग के बारे में भी बताऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संवैधानिक पदों पर बैठे इंसानों को हटाया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, या चुनाव आयुक्त, इन सबको से हटाया जा सकता है। अगला है भारत में चुनाव आयोग के कार्य। अब देखेंगे हम चुनाव आयोग के कार्य क्या है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के कार्यों का स्पष्टतम उल्लेख किया गया है। इस प्रकार चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। आगे की स्लाइड में हम जानेंगे इसके काम। आयोग का हम काम देख लेते हैं। पहला है निर्वाचन की तिथि घोषित होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना। यानी कि जैसे आप मान लो यूपी में रह रहे हैं, यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है, तो उन 80 सीटों का सीमांकन कौन करता है कि ये 80 होंगी, कल को ये बढ़ भी सकती है, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो ये बढ़ भी सकती है, तो इसका काम कौन करता है? चुनाव आयोग। ठीक है। दूसरा काम है मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा है राष्ट्र में विद्यमान विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जितने भी आप देखते हैं ना नए दल आते हैं, जैसे कांग्रेस तो खैर बहुत पुरानी है, उसके बाद आई बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, सपा है, बसपा है, ये सारी पार्टियों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। ठीक है। चौथा है राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने हेतु चिन्ह प्रदान करना। जैसे आईएनसी का चिन्ह है हाथ, बीजेपी का है कमल, आम आदमी पार्टी का है झाड़ू, है ना। अलग अलग टाइप के जो भी चुनाव चिन्ह है ये कौन देता है? चुनाव आयोग ही देता है। पांचवा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सामान्य निर्वाचन, संसद, विधानमंडल के उपचुनाव करवाना। ठीक है। तो उपचुनाव भी यही करवाते हैं कौन? जो हमारे चुनाव आयोग है। छठवां है सांसद विधायक की अयोग्यता पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना। मान लो कोई सांसद या विधायक अयोग्य है तो वो राष्ट्रपति को या राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। अगला है मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। कई जगह ना ऐसे सेमिनार भी करवाते हैं, जो चुनाव आयोग है ना वो कई जगह ऐसे सेमिनार करवाते हैं जिसमें लोगों को शिक्षा दी जाती है, राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से आप अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता। अब देखिए, अगर आपको भारत में चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला है। सबसे पहला तो यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी पाकिस्तानी को तो नहीं ना लड़ने देंगे हम यहाँ। तो दूसरा, वह पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पागल या फिर ऐसा दिवालिया नहीं होना चाहिए। वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो। संसद में हर बार अलग अलग योग्यताएं दी जाती हैं, ठीक है, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, तो उन योग्यताओं पे वो खरा उतरता हो। वह किसी न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित ना हो। ये ना हो कहीं कि उस पर कोई आरोप लगा हो। नॉर्मल सी बात है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। वो 25 वर्ष की आयु रखता हो। ये तो लोकसभा के लिए। अगर आप राज्यसभा की बात करें तो उसमें आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो एक अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देश में चुनाव में सीटों का आरक्षण क्यों जरूरी है? इस पर भी देखिए। आरक्षण होता है ना ओबीसी के लिए, एससी एसटीज के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण होता है। तो वो आरक्षण क्यों जरूरी है? तो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए, देखिए पहला पॉइंट ये रहा है यहाँ पे, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण जरूरी है। किसमें? देश के चुनाव की यहाँ पे बात चल रही है। समाज में एससी एसटी ओबीसी तथा महिला वर्ग के उचित राजनीतिक विकास के लिए उपरोक्त वर्ग को संसद एवं राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है, ताकि आरक्षण निर्णय प्रणाली में इनकी भागीदारी को निश्चित किया जा सके।